जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। और ये भी आपका जो है यूनिट 3 का टॉपिक है। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट 3 का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, तो आपका यही है टीचिंग मेथड। ठीक है, 2-3 टॉपिक आपका जो है यूनिट 3 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका ये टीचिंग मेथड, इसके बाद हम आपको टीएलएम पढ़ाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मूल्यांकन पढ़ाएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 3 टॉपिक है आपका टीचिंग मेथड, टीएलएम और मूल्यांकन, वो आपका जो है यूनिट 3 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। तो इसी कारण से जो भी चीज़ें आपको बताई जाएगी वो बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको जो है ज़्यादा सवाल देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ आपका ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ बीएड के कोर्स के दौरान भी आपको ये चीज़ काम आएगा। प्लस आगे चलकर किसी भी प्रकार का आप टेट का एग्ज़ाम देते हैं, चाहे सी टेट देते हैं, जे टेट देते हैं, यूपी टेट देते हैं, कोई भी टेट का आप एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पे भी ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर टीचिंग मेथड होता क्या है, शिक्षण विधि होता क्या है। तो देखिए, एक टीचर बच्चों को जब पढ़ाता है तो पढ़ाने के दौरान विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग करता है। जैसे कि इतिहास की कहानी को समझाने के लिए जो है कहानी के माध्यम से समझा दिए, या फिर व्याख्यान के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से समझाया जाता है। तो ये क्या है, एक तरह से टीचिंग मेथड है। बच्चों को जो है विज्ञान पढ़ाया जा रहा है तो उस दौरान उनको एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चीज़ों को समझा दिए, प्रोजेक्ट के माध्यम से चीज़ों को समझा दिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो लेक्चर देना है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक मेथड है, टीचिंग मेथड है। तो शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा ज्ञान प्रदान करने और सीखने को आसान बनाने का एक तरीका है। यह विषय सीखने के मकसद और छात्रों की ज़रूरतों के हिसाब से बदली जा सकती है, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सीखने के मकसद के अकॉर्डिंग और छात्रों के नीड के अकॉर्डिंग इसको जो है बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि टीचिंग जो मेथड होता है वो आपका फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है। किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सीखने के मकसद के अकॉर्डिंग और छात्रों की नीड के अकॉर्डिंग। ओके, तो इतना जानकारी आपको पता होना चाहिए। यह वह उपकरण है जिसका उपयोग एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि इतिहास को कहानी की तरह और विज्ञान को प्रयोग के जरिए पढ़ाना। तो यहाँ पे कहानी की तरह पढ़ाना यानी कि व्याख्यान विधि आपका हो गया, लेक्चर मेथड हो गया। इसके अलावा विज्ञान को हम लोग प्रोजेक्ट के मदद से पढ़ा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के मदद से पढ़ा सकते हैं। तो ये सब जो विधियों का प्रयोग करते हैं वही आपका जो है यहाँ पे टीचिंग मेथड है। बच्चों में अगर आप देखिएगा कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो कोई चीज़ समझाने के लिए जो है यहाँ पे कहानी का यूज करता है, कहानी के माध्यम से जो है वो बच्चों को समझाते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होती है, जैसे कि टेबल वगैरह आप देखते हैं कि जब बच्चों को टेबल वगैरह याद कराया जाता है तो इसको पोएम के फॉर्म में याद कराया जाता है। ठीक है, गीत के फॉर्म में इसको गाना बना दिया जाता है, या फिर पोएम के फॉर्म में याद कराया जाता है। आजकल आप लोग रील्स वगैरह में भी इस चीज़ को देखते होंगे कि बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक यूज किया जाता है। केमिस्ट्री का बहुत सारा आप देखे होंगे कि पोएम बना दिया गया है ना। तो वो सब क्या है, एक तरह से पढ़ाने का तरीका है, टीचिंग मेथड है। यही आपका टीचिंग मेथड होता है, यानी कि पढ़ाने के लिए जो है जिस तरह के बच्चे हैं, जिस तरह की उनकी ज़रूरतें हैं, जिस तरह का सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अभी भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि एआई के माध्यम से, ठीक है, एआई के माध्यम से बहुत सारा यहाँ पे कंटेंट को क्या किया जा रहा है, म्यूजिक के फॉर्म में बदला जाता है, बदल दिया जा रहा है। आपने देखा होगा संविधान से रिलेटेड बहुत सारा यूट्यूब में वीडियो है जिसके आप फैक्चुअल चीज़ों को, फैक्ट्स को जो है वो म्यूजिक के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो ये सब एक तरह से टीचिंग मेथड के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नियंत्रण के आधार पर शिक्षण विधियाँ कितने टाइप्स की होती है। तो नियंत्रण के आधार पे अगर देखा जाए तो टीचिंग मेथड को 4 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इसके अलावा एक होता है स्टूडेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, तीसरा है आपका ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, और चौथा है आपका टीचर एंड स्टूडेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। यानी कि इसमें आपका टीचर और स्टूडेंट दोनों आ जाता है, दोनों का यहाँ पे जो है वो सहयोग होता है। 1 बाय 1 चारों को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मुख्य जो भूमिका है वो है टीचर का। इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका में होता है, जैसे व्याख्यान विधि, यानी कि हायर क्लास में आप देखते हैं कि टीचर आता है, लेक्चर देता है, बच्चा समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो
ठीक है, वो लेक्चर दे के चला जाता है। जो बच्चा सवाल पूछता है उसका जवाब दे देते हैं, जो नहीं पूछता है उनका जवाब नहीं मिल पाता है। तो कहने का मतलब ये पूर्ण रूप से जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है। शिक्षक आएगा, लेक्चर देगा और चला जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चा जो है ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है। आपने भी देखा होगा कि जब क्लास में कोई टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आपको बोरिंग टाइप का लगता होगा। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं कि नींद यानी कि सोने लग जाते हैं, उनको नींद आने लगती है क्लास का बोरिंग लेक्चर सुन के। तो यहाँ पे ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है एक्टिव नहीं होता है, सक्रिय नहीं होता है, केवल टीचर आएगा, लेक्चर देगा। तो यही है आपका ये टीचर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या है, ये है आपका छात्र केंद्रित होती है, छात्र नियंत्रित अनुदेशन या छात्र केंद्रित होती है और स्वाभाविक विकास पर बल देती है, जैसे कि खेल विधि, गृह कार्य। अब टीचर आए, आपको खेल खेल के माध्यम से कुछ सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। बच्चा जो है वो ध्यान से चीज़ों को सीखेगा, मज़े मज़े के साथ चीज़ों को सीखेगा। आप उसको कोई होमवर्क दे दिए तो वो क्या करेगा, स्वयं से होमवर्क को बनाएगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है खुद सक्रिय रहेगा। तो इसी कारण से ये छात्र केंद्रित होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड भी कहा जाता है इसको। तीसरा है आपको ग्रुप कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें छात्रों को विभिन्न समूहों में बांटकर शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ग्रुप बना दिया गया बच्चों का और उसको टास्क दे दिया गया। मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया गया। इसके अलावा देखिए फील्ड ट्रिप हो गया आपका, हिस्टोरिकल डिस्कवरी हो गया, या फिर मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया गया। तो वहाँ पे भी बच्चे क्या करते हैं, एक साथ मिलकर, ठीक है, विभिन्न समूहों में बांटकर शिक्षा उनको दी जाती है, समझाया जाता है। तो ये चीज़ आपका हो गया। इसके अलावा चौथा जो है वो है आपका शिक्षक व छात्र नियंत्रित अनुदेशन। अब इसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि प्रश्नोत्तर, यानी कि टीचर सवाल पूछ रहा है, बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो इसमें दोनों एक्टिव हैं। ठीक है, दोनों का यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, सहयोग है। अन्वेषण विधि हो गया, अन्वेषण विधि के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है ना। तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये चारों का नाम आपको याद होना चाहिए और चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। चलिए अब वन बाय वन जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे टीचिंग मेथड है उसको यहाँ पे देखते हैं और जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो मेथड है और काफ़ी ये प्रचलित भी है, व्याख्यान विधि। पुराने समय में जो है वो यही मेथड ज़्यादा हुआ करता था, चलता था। व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सा है, तो यही है आपका लेक्चर मेथड। ये आपका एक मार्गीय संप्रेषण है, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है। यानी कि केवल आप टीचर जो वो आएगा, लेक्चर देगा और बच्चे जो वो ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे, यानी कि एक ही तरफ से यहाँ पे कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा गया है। यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी कि टीचर सेंटर होता है, जिसका सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक प्रयोग होता है। सामाजिक विज्ञान वाले टीचर को आपने देखा होगा कि वो आते हैं और कहानी के जैसा जो है वो सभी चीज़ों को बताते हुए चलते हैं। इसमें इसको और भी आसान भाषा में कहा जाए तो देखिए, इसमें शिक्षक केवल बोलकर विषय समझाता है और छात्र चुपचाप सुनते हैं। इसका प्रमुख दोष यह है कि इसमें छात्रों की भागीदारी कम होती है, यानी कि बच्चों को यहाँ पे नींद आने लगती है, बच्चे सोने लग जाते हैं, इनको बोरिंग लगने लगता है चीज़। ठीक है, लेक्चर जो बोरिंग लगने लगता है तो ये इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो यही वाला जो है ना सबसे ज़्यादा कमी इसमें पाया जाता है। सबसे जो मुख्य यहाँ पे दोष है इस विधि का वो आपका यही है। शिक्षक द्वारा कक्षा में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनाना, तो ये आपका इसका एग्जाम्पल है। और अभी जो सबसे ज़्यादा इसका जो उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है, तो कॉलेज वगैरह में ज़्यादातर आप देखने को मिलता होगा आपको कि व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा जो यहाँ पे मेथड है वो है आपका प्रोजेक्ट मेथड। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, परियोजना विधि है। अब खुद आप सोचिए कि अगर आपको प्रोजेक्ट बनाने को दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप अपने मन के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है वहाँ पे आप क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, सक्रिय होते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिव होता है। इसी कारण से जो है ये आपका चाइल्ड सेंटर्ड विधि भी है। ठीक है, अनुभव केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए कि इस विधि का जो जन्मदाता है वो किलपैट्रिक है, विद्वान का नाम है, और यह बालकों के समाजीकरण पर बल देती है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि देखिए, प्रोजेक्ट जब आपको दिया जाता है तो अकेला तो प्रोजेक्ट नहीं मिलता आपको, अकेला भी मिलता है, लेकिन मुख्यतः देखने को मिलता है कि आपको मान लीजिए कि ग्रुप में प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है, 4-5 लड़के हैं और इनको जो है वो ग्रुप में प्रोजेक्ट मिला है, तो आप 4-5 जो लड़के यहाँ पे हैं, स्टूडेंट हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। उनका यहाँ पे क्या होता है कि समाजीकरण होता है। ठीक है, समाजीकरण होता है, आपस में आप लोग बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं, सीखते हैं विभिन्न प्रकार की चीज़ों को। तो
तो इसी कारण से ये जो है वो बालकों के समाजीकरण पर बल देता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। यह अनुभव केंद्रित होता है, यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर्ड होता है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, वो आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो चीज़ है इन दिस मेथड, वो आपको याद रखना है कि इस मेथड में आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर जाया जाता है, यानी कि जो चीज़ आपको पहले से पता है वो चीज़ तो आप यहाँ पे जान रहे हैं, उसको होते हुए हम लोग अननोन चीज़ के बारे में भी जानते हैं। ये सब चीज़ क्या है ना, इसके बारे में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है टीचिंग मैक्सिम्स में, यानी कि शिक्षण का जो सूत्र था वहाँ पे मैंने जो है वो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता रखा है। दृश्य से अदृश्य की ओर जाया जाता है, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो ये सभी चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ है। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज़ याद रखना है कि प्रोजेक्ट मेथड में जो है आपका नॉन टू अननोन, विजिबल टू इनविजिबल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरफ से जो है वो जाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा, याद कर लीजिएगा। और आसान भाषा में अगर समझा जाए तो विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और वास्तविकता के सिद्धांत पर अपनी समस्याओं का हल स्वयं ढूंढता है। कहाँ पे? इसी प्रोजेक्ट मेथड में। बच्चों को पर्यावरण प्रदूषण पर एक मॉडल या रिपोर्ट तैयार करने का काम देना, तो ये आपका जो है इसका एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट आप दे देते हैं बच्चों को या फिर कोई काम दे देते हैं ग्रुप में, तो वो आपका एक तरह से प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा जो यहाँ पे मेथड है वो है आपका आगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी आपको देखने को मिलेगा, बीएड कोर्स के दौरान और सीटेट के एग्जाम में भी, और यहाँ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका खोजकर्ता कौन है? तो अरस्तु है, यानी कि एरिस्टोटल है, जो करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर बल देती है। इसमें उदाहरण से नियम की ओर और विशेष से सामान्य की ओर जाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो शिक्षण सूत्र उपयोग होगा वो आपका ये वाला है, 6 ठो शिक्षण सूत्र है, याद कर लीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, सरल से जटिल की ओर। ये सभी चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो दोबारा एक ही चीज़ यहाँ पे बता के कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। और बाकी ये सभी चीज़ें आसान है, कोई भी यहाँ पे टफ वर्ड नहीं है जो आपको समझ में ना आए। तो बस आपको यहाँ पे जो वो इस सूत्र को याद रखना है कि आगमन विधि में ये सभी चीज़ें फॉलो किया जाता है। बाकी किसने खोज किया है वो पता होना चाहिए। अब आगमन विधि को अगर आप एक सही तरीके से समझें तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, एग्जाम्पल से समझाया जाएगा, फिर एग्जाम्पल होते हुए नियम बताए जाते हैं। यानी कि जो मेन चीज़ है इसमें याद रखने वाला वो आपका यही है कि पहले एग्जाम्पल बताया जाएगा इस विधि में, और उसके बाद में जो है आपको नियम बताए जाएंगे। ठीक है, नियम बताए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पहले बच्चों को बताया जा रहा है राम, दिल्ली, कुर्सी, या किसी भी प्रकार का शब्द बता दिए, जो भी आपके क्लासरूम में कोई ऑब्जेक्ट है उसका नाम आप बता दिए। ठीक है, एग्जाम्पल बता दिए। उसके बाद आप बताएंगे उसको कि देखो ये सब क्या है, नाउन है, ये सब संज्ञा है। ठीक है, ये सभी संज्ञा है, यानी कि फिर उसके बाद संज्ञा का नियम बताएंगे, संज्ञा का परिभाषा बताएंगे, संज्ञा का प्रकार बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले एग्जाम्पल दिखाया जाए बच्चों को, फिर उससे रिलेटेड जो नियम है उसको समझाया जाए। तो यही आपका जो है इस विधि का मेन थीम है, मेन पॉइंट है कि पहले एग्जाम्पल फिर नियम। कैसे याद रखना है? तो आ से भी याद रख सकते हैं, आ ई ऐसे करके, यानी कि एग्जाम्पल, आ से एग्जाम्पल ऐसे भी याद रखिएगा, तो थोड़ा बहुत जो है वो ध्यान में आपको आ जाएगा। आगमन में पहले एग्जाम्पल। ठीक है, बच्चों को पहले बहुत सारे सीधे अनुभव और उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उन पर आधारित नियम निकाले जाते हैं, और यही आपका ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, जो कि मैंने आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखा है। ओके, अगला है आपका निगमन विधि, यानी कि डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि का अपोजिट ही होता है आपका निगमन विधि। ठीक है, आगमन विधि का अपोजिट आपका निगमन विधि है। वहाँ पे क्या था, एग्जाम्पल से नियम की ओर जाया जा रहा था, और यहाँ पे आपका जो है नियम से एग्जाम्पल की ओर हम लोग जाएंगे। पहले नियम, उसके बाद एग्जाम्पल। कैसे याद रखना है? तो देखिए, नी से नियम होता है, तो पहले नियम के बारे में जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पे समझा जाता है। तो ये आपका शिक्षक केंद्रित विधि है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, जहाँ सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियमों का ज्ञान दिया जाता है। तो पहले यहाँ पे रूल बताया जाएगा, नियम बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल समझाया जाएगा। इसमें नियम से उदाहरण की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाया जाता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगमन विधि में जो भी आपका शिक्षण सूत्र था, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है।
शिक्षक पहले सूत्र या नियम बताते हैं और फिर बच्चे उस नियम का उपयोग करके प्रश्न हल करते हैं। और इसमें आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर जाया जाता है। जस्ट आपका आगमन विधि का उल्टा। आगमन विधि में क्या था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जा रहे थे, मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगमन विधि का जस्ट अपोजिट आपका होता है निगमन विधि, यानी कि इंडक्टिव मेथड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिडक्टिव मेथड। ओके, यहाँ पे याद रखना है, नियम से हम लोग एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। गणित में पहले आपका a+b का होल स्क्वायर बताया जाता है, इसका सूत्र बनाया जाएगा। उसके बाद इस पर जो आधारित सवाल है उसको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। तो पहले नियम, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आगमन विधि है और ये जो निगमन विधि है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बीएड के साथ साथ बीएड के कोर्स में और सीटेट वगैरह में भी पूछा जाता है, तो अच्छे से आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए, अगला जो आपका विधि है वो है आपका विश्लेषण और संश्लेषण। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। विश्लेषण का अपोजिट आपका संश्लेषण है। अब विश्लेषण में क्या किया जाता है, तो समस्याओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका अध्ययन करते हुए हल किया जाता है। तो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपके सामने, उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। उसके बाद उसको स्टडी किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। सेम इसका उल्टा आपको संश्लेषण में देखने को मिलेगा। इसमें क्या हुआ कि समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए हल किया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे भागों में उसको बांट रहे थे और यहाँ पे जो छोटा छोटा भाग था उसको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यानी कि सिंथेसिस किया जा रहा है, संश्लेषण किया जा रहा है। प्रायः ज्यामिति में इसका प्रयोग किया जाता है, जियोमेट्री वगैरह में जब इसका यूज किया जाता है। आसान भाषा में अगर आप समझे तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि कम्प्लीमेंट्री है। किसी चीज़ को गहराई से समझने के लिए उसे तोड़ना विश्लेषण है और निष्कर्ष निकालने के लिए उसे जोड़ना संश्लेषण है। समझ में आ गया होगा आपको कि किसी चीज़ को डीपली अगर आपको समझना है तो उसको तोड़ना आवश्यक है, ठीक है। और वो जो तोड़ा जाता है उसको छोटे छोटे भागों में, वही आपका विश्लेषण है। फिर उसका अगर निष्कर्ष आपको निकालना है तो उसको फिर जोड़ना पड़ेगा, और ये जो जोड़ने वाला जो प्रोसेस है वही आपका संश्लेषण है। तो इसका प्रयोग भी टीचरों के द्वारा किया जाता है। पौधे के अलग अलग हिस्सों, जड़, पत्ती का अध्ययन क्या हो गया, विश्लेषण हो गया। और फिर बताना, ये सब मिलकर एक पौधा बनाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले अलग अलग भागों को समझाना, कि पहले पत्ती के बारे में समझा दिए, पहले फूल के बारे में समझा दिए, तना के बारे में समझा दिए, फिर सब कुछ छोटे छोटे भागों को समझाने के बाद पूरे पेड़ के बारे में बताना, ठीक है, कि ये सब जो है वो मिलकर पौधा का निर्माण करते हैं। तो ये आपका संश्लेषण हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं अनुकरण और प्रत्यक्ष। अनुकरण विधि क्या है और प्रत्यक्ष विधि क्या है। तो अनुकरण का मतलब ही होता है कि नकल करना। बालक शिक्षक का अनुकरण करके लिखते हैं, पढ़ते हैं और शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। और ये जो विधि है वो ज़्यादातर जो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। प्राइमरी क्लास में अनुकरण में बच्चा शिक्षक की आवाज़ सुनकर दोहराता है। प्रत्यक्ष विधि में व्याकरण के नियमों को रटाए बिना बातचीत से सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। तो सबसे पहले वही अनुकरण के बारे में आप समझ लीजिए कि जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस में है तब टीचर जो वो टेबल सुना रहे हैं और उसी के पीछे पीछे बच्चा उसको क्या करता है, रिपीट करता है। टीचर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं, बच्चा क्या करेगा, उसको यहाँ पे कॉपी करेगा, नकल करके लिखेगा, ठीक है, सेम टू सेम उसको कॉपी में उतारेगा। तो यही आपका अनुकरण विधि। शिक्षक ने कहा ए फॉर एप्पल, बच्चों ने दोहराया उसको ए फॉर एप्पल, तो यही आपका अनुकरण विधि है। लेकिन वहीं अगर प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात किया जाए तो बालक की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए प्राकृतिक रूप से अन्य भाषा सिखाई जाती है, वो आपका डायरेक्ट मेथड है। यानी कि कक्षा में केवल अंग्रेजी में ही बात करना, बिना वहाँ पे मातृभाषा का उपयोग किए बिना वहाँ पे केवल इंग्लिश में बात करना, वो आपका एक तरह से डायरेक्ट मेथड है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी आपका एक मेथड है। इसमें छात्रों को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान वे खुद खोजते हैं, और इससे क्या होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी बढ़ती है, ठीक है। क्रिएटिव नेचर के बच्चे होते हैं, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है ये विधि। अगला है खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड। इसके जो खोज करता है वो है आपका जे.एस. ब्रूनर। इसमें छात्र स्वयं तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करते हैं, ठीक है। उनसे कोई होमवर्क दे दिया जाए बच्चों को, तो बच्चे उस चीज़ को स्वयं खोज के, ठीक है, लिखा करेंगे, समझा करेंगे। इन विधियों में शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है, छात्र सक्रिय होकर स्वयं उत्तर प्राप्त करते हैं।
जिससे उनमें सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। यानी कि ऐसा विधि जिसमें छात्र जो है वो एक्टिव होता है, तो वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता है। स्टूडेंट सेंटर, ठीक है, स्टूडेंट सेंटर जो मेथड होता है, जैसे कि ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डिस्कवरी मेथड हो गया, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, ये सब आपका स्टूडेंट सेंटर है। छात्र से कहना अगर स्कूल में पानी खत्म हो जाए तो क्या करेंगे, वे उन्हें खुद समाधान सोचने लगेंगे, ठीक है, वे उन्हें खुद समाधान सोचने देना। तो ये क्या हुआ आपका जो है एक तरह से डिस्कवरी मेथड हो गया कि एक टीचर के द्वारा उनको टास्क दे दिया गया है कि अगर स्कूल में पानी ख़त्म हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा। उसके बाद बच्चों से सभी से जवाब आप पूछ सकते हैं, तो बच्चे जो अपने दिमाग से सोचेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको जवाब देंगे। तो वो एक तरह से क्या है, एक तरह से कहें तो डिस्कवरी मेथड हो गया, चीज़ों को खोज रहे हैं या फिर समस्या का समाधान कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। तो दोनों इसके अंतर्गत आ सकता है। ओके, उसी तरह से कोई तथ्य दे दिए, कोई सवाल आप दे दिए, फैक्चुअल सवाल, उसको वो लोग खुद खोज के आंसर कर रहे हैं। कोई पैराग्राफ दे दिए किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए, तो वो लोग खुद उसको सोच समझ के खोज के जो लिख रहा है, तो वो सब आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा, समस्या समाधान या डिस्कवरी मेथड के अंतर्गत। ओके, तो दोनों लगभग एक जैसा है। चलिए, अगला जो यहाँ पे सिद्धांत है, अगला जो यहाँ पे विधि है, वो है आपका किंडरगार्टन, ठीक है। आपने एलकेजी यूकेजी का नाम सुना ही है, बच्चों को पढ़ाया जाता है एलकेजी में, यूकेजी में, तो वही आपका लोअर किंडरगार्टन और इसको अपर किंडरगार्टन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक फ्रॉबेल द्वारा इसका यहाँ पे क्या किया गया है, इसका खोजकर्ता यही है, ठीक है। इनको सबसे पहले स्टार्टिंग जो है इन्हीं के द्वारा किया गया है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल के द्वारा। विद्यालय बालकों का बगीचा है जहाँ बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका उद्देश्य ये आपका यही था कि विद्यालय को बालकों का एक बगीचा के जैसा देखा जाए और इसमें बच्चे जो खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखेंगे। इसके अलावा अगला जो विधि है वो है आपका डाल्टन विधि, कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट, ठीक है, इसके द्वारा जो है यहाँ पे इसको लाया गया है और इसकी खोजकर्ता इन्हीं को माना जाता है 1920 के दौरान। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है ये विधि, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता पे आधारित है, एक निश्चित समय में निश्चित कार्य पूरा करना इस विधि का मकसद है। इस विधि में कहा जाता है कि बच्चों को एक निश्चित समय में एक निश्चित कार्य को पूरा करना चाहिए, उनको एक निश्चित समय के लिए निश्चित ही कार्य को देना चाहिए। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो किंडरगार्टन छोटे बच्चों को आज़ादी और खेल के जरिए सिखाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एलकेजी यूकेजी में ज़्यादातर क्या किया जाता है, बच्चों को खिलाया जाता है, मतलब कि खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। डाल्टन विधि बड़े बच्चों को अपनी गति से स्वतंत्र रूप से काम करने की आदत डालती है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका किंडरगार्टन प्रणाली क्या है और डाल्टन विधि क्या है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, बच्चों को ब्लॉक्स के साथ खेलने देना, ठीक है, बच्चों को कोई आप मान लीजिए कि खेलने की सामग्री दे दिए तो बच्चे स्वयं उसको खेल रहे हैं। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारा पजल टाइप का टॉयज वगैरह आने लगा है आजकल, जो कि बच्चों को दिया जाता है, बच्चे उसको अरेंज करते हैं। ABCD का बहुत सारा ABCD से रिलेटेड जो यहाँ पे बहुत सारा टॉयज वगैरह देखने को मिलता है, तो वो सब बच्चों को दिया जाता है, बच्चे उसको अरेंज करते हैं, तो वो आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, किंडरगार्टन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा छात्र को एक हफ्ते का असाइनमेंट देकर खुद पूरा करने के लिए कहना, ये आपका डाल्टन विधि के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, पेस्टालॉजी और अंतर क्रिया विधि क्या है। तो पेस्टालॉजी विधि क्या है, जॉन हेनरी पेस्टालॉजी द्वारा ये विधि दिया गया है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और इस पर विशेष बल दिया जाता है इस विधि के अंतर्गत, ठीक है। सबसे पहले तो इस विधि का नाम याद रखिएगा कि किसने दिया है, तो जॉन हेनरी पेस्टालॉजी के द्वारा ये विधि दिया गया है। और इसमें जो है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और इसमें इस बात के बारे में भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और कैसे जो वो चीज़ों को सीखते हैं, इसके ऊपर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अंतरक्रिया विधि क्या है कि अंतरक्रिया विधि विद्यार्थियों को समस्या दी जाती है इसके अंतर्गत और वह अपने समूह के अन्य छात्रों के साथ विचार विमर्श करके समाधान करता है। यानी कि इस विधि के अंतर्गत जो है बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, ठीक है, और ग्रुप में बच्चे रहेंगे और वो आपस में जो वो डिस्कस करके उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उम्र के अनुसार सिलेबस बनाना, ये आपका पेस्टालॉजी है, ठीक है, उम्र के अनुसार जो सिलेबस बना देना वो आपका पेस्टालॉजी है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं और उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा जाता है, उनका यहाँ पे उम्र के अकॉर्डिंग उनको सिलेबस दिया जाता है, तो उम्र के अनुसार सिलेबस बनाना ये आपका पेस्टालॉजी मेथड हो गया। कक्षा में 4 बच्चों का समूह बनाकर एक टॉपिक पर चर्चा करना, वो आपका अंतर क्रिया हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जितना भी आपका
मेथड था लगभग 13-14, ये आपका 13 था, ये आपका 14 था। टोटल यहाँ पे 14 मेथड के बारे में मैंने डिस्कस किया है और उम्मीद करते हैं कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको एक बार क्विक समरी के फॉर्म में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो आपका लेक्चर था, जो आपका चाइल्ड टीचर सेंटर था, वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा इंडक्टिव था, जहाँ पे पहले उदाहरण बताया जाता है फिर नियम बताया जाता है। उसके बाद निगमन था, जो कि आपका आगमन का उल्टा है और इसमें पहले नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। विश्लेषण था, समस्या को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और विश्लेषण का उल्टा क्या था आपका संश्लेषण, सिंथेसिस, जहाँ पे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको फिर जोड़ा जाता है। अनुकरण विधि है, नकल करके सीखना, शुद्ध उच्चारण वगैरह यहाँ पे इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। ओके, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड था। इसके अलावा जितना भी मैंने आपको बताया है वो सब किसके द्वारा खोजा गया है उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में जानिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट वगैरह कराया जाता है साइंस के क्लास में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में, तो उसका जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है कि कारण और प्रभाव को जानना। ठीक है, अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है, और अगर वो हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच संबंध स्थापित किए जाते हैं किसके मदद से, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के माध्यम से। ये भी एक तरह से टीचिंग मेथड है, एक्सपेरिमेंट वो भी एक तरह से टीचिंग मेथड है। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षण के बारे में क्या आपको पता होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, कि इसके सिद्धांत को जॉन डेवी ने विकसित किया। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। फ्लेंडर के बारे में क्या याद रखना है, शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली, यानी कि अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किया है। पूछा जा सकता है कि आपका इंटरेक्शन जो मेथड था उसका यहाँ पे खोजकर्ता कौन है, तो वो फ्लेंडर। अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने के लिए, वैसा क्लास जहाँ में बहुत सारा बच्चा है, ठीक है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कैसे कौन सा विधि यूज किया जाएगा, तो याद रखिएगा व्याख्यान विधि। ठीक है, लेक्चर मेथड एंड क्लास नोट्स वगैरह का वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। और आज भी आप देखते होंगे कॉलेज वगैरह में बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसी कारण से जो है टीचर आते हैं, लेक्चर देते हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और चले जाते हैं। तो ये वाला जो है वो यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल होता है ये तरीका। ओके, अब आगे यहाँ पे कुछ मेमोरी ट्रिक्स है जिसका यूज आप लोग जो है कर सकते हैं चीज़ों को याद रखने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आगमन विधि का खोजकर्ता अरस्तु है, तो इसको डबल ए करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगमन विधि की खोजकर्ता अरस्तु। इसी तरह से पी के याद रख सकते हैं, पी से प्रोजेक्ट मेथड, के से आपका किलपैट्रिक के द्वारा किया गया है। डी भी याद रख सकते हैं, डी से डिस्कवरी मेथड, बी से ब्रूनर। के एफ याद रख सकते हैं, के से किंडरगार्टन हो गया, उसके अलावा एफ से फ्रॉबेल हो गया। डी एच याद रख सकते हैं, डाल्टन विधि जो है आपका हेलन पार्क हर्स्ट के द्वारा किया गया है। तो ऐसे जो आपको यहाँ पे टीचिंग मेथड याद रखने के लिए कुछ हेल्प मिल सकता है। बाकी आपको जैसे भी हो आपको याद रखना है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का थ्योरी क्लास आपका इतना ही था, थ्योरी में आपको इतना ही जानकारी प्राप्त करना था। अब यहाँ पे चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू सवालों को कर लेते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपको बताई गई है, अगर वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो जो भी सवाल आपको बताया जाएगा वो भी आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब सवालों को देखते हैं। चलिए, पहला सवाल है आपका कि विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं। ठीक है, यह आपका झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है आपका। ऑप्शन है आपका इंटरेक्शन मेथड, डिस्कवरी मेथड, बोथ और नन। तो विद्यार्थी किस में अपने आप हल ढूंढते हैं, आपको पता है कि विद्यार्थी जो डिस्कवरी मेथड में अपने आप हल ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कारण और प्रभाव संबंध डैश विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं, और ये भी आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और जब मैंने आपको उस टाइम क्लास करवाया था तो वहाँ से डायरेक्ट ये सवाल देखने को मिला था। ठीक है, उस टाइम भी मैंने नोट्स का प्रयोग किया था और वहाँ पे भी आपको सेम सवाल देखने को मिला था। देखिए, कारण और प्रभाव ये जो संबंध है आपका वो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, प्रायोगिक में, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में। ओके, चलिए अब वही सेम सवाल आपका 2023 में भी पूछा गया है, बस इसका थोड़ा सा जो है वो लैंग्वेज चेंज हो गया है। कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों द्वारा किया जाता है, तो प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल। आपका सेम जवाब था, सेम सवाल था, बस थोड़ा सा शब्दों के साथ यहाँ पे जो है वो बदलाव किया गया था। 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है आपका अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण यानी कि इंडक्टिव उपागम किस दिशा में अग्रसर होता है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका यहाँ पे टीचिंग मेथड के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है
उसका हिंदी नाम आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है, जैसे कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। वहाँ पे मैंने आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में बात किया, लेकिन यहाँ पे इसका हिंदी कुछ और दे रखा है। तो इसी कारण से जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं, खास करके जो टॉपिक का नाम है वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद रखना है। कहीं कहीं पे आपको इंग्लिश वर्ड तो हालांकि आपको सेम ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर केसों में इंग्लिश का जो वर्ड है वो आपको एक ही जैसा देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा। बदलाव जो है आपका हिंदी शब्द में किया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से इंग्लिश वाला शब्द कम से कम आपको याद रखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको बहुत लोगों को अगर ये शब्द नहीं बताया जाता इंडक्टिव, तो आप उनको समझ में भी नहीं आता कि अभिप्रेरण उपागम क्या है या अभिप्रेरण यहाँ पे विधि क्या है। तो इसी कारण से मैंने शामिल कर दिया इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब अब आपको समझ में आ जाएगा। उसका मैंने शिक्षण सूत्र के बारे में बताया था कि विशेष से सामान्य आपका जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, उपरोक्त सब यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका सही हो जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ों का जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि छात्रों के अनुभव पर आधारित होती है? अनुभव पे, एक्सपीरियंस पे। तो व्याख्यान विधि, गलत बात। व्याख्यान विधि तो आपका एक्सपीरियंस पे नहीं होता है। प्रोजेक्ट विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, नोट्स मेथड। नोट्स मेथड ऐसा तो मैंने कुछ जिक्र ही नहीं किया है यहाँ पे। तो आपका प्रोजेक्ट मेथड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के अनुभव पे आधारित होता है। वो अपने अनुभव के आधार पे प्रोजेक्ट को बनाते हैं। चलिए, पांचवा है आपका अनुभव से सीखना। किस शिक्षण सिद्धांत से संबंधित है? अनुभव से सीखना। तो अनुभव से बच्चे कहाँ पे सीखते हैं? लेक्चर मेथड, गलत बात है। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सप्लेनेशन बेस्ड टीचिंग, प्रैक्टिस थ्योरी। तो आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग यानी क्रिया द्वारा सीखना, कोई काम करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, ये आपका ठीक है, ऑप्शन बी। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग? शिक्षक को मुख्य भूमिका देना, गलत बात। जब यहाँ पे बाल केंद्रित के बारे में बात किया जाए तो शिक्षक को मुख्य भूमिका देना, ये तो कोई बात ही नहीं बना, ये तो गलत हो गया। पाठ्यक्रम का विस्तार करना, गलत। बच्चों की रुचि और आवश्यकता को ध्यान में रखना, ये आपका करेक्ट है। चाइल्ड सेंटर यानी कि बच्चों को केंद्र में रखा जाए और उसके रुचि और आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है उनको ज्ञान दिया जाए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, क्रिएटिविटी को प्रमोट करती है। अनुकरण विधि, किसी चीज़ को देखकर कॉपी पेस्ट करना, उससे तो क्रिएटिविटी नहीं आएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेक्चर मेथड, रोट लर्निंग मेथड। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जहाँ कहीं भी आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा रोट लर्निंग, गलत कर देना है। और एक चीज़ अब आप उसमें ऐड कर लीजिएगा कि जहाँ कहीं भी आपको लेक्चर मेथड देखने को मिलेगा वो आपको नेगेटिव कर देना है, क्योंकि लेक्चर मेथड भी आपका नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें बच्चा सक्रिय नहीं होता है। आपको वही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है जहाँ पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा, जैसे कि समस्या समाधान विधि, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष एक क्लास हुआ था टीचिंग एप्टीट्यूड का, टैग वर्ड का, ठीक है, टैग वर्ड्स का। ये वाला क्लास ना एक बार जाके जरूर देखिएगा। ये वाला क्लास आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का आधा से ज़्यादा सवाल को आसानी से सॉल्व करवा देगा, ठीक है। अगर आपको उस टॉपिक के बारे में ज्ञान भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, तो भी आप उसके सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वाला क्लास आप लोग एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा, टैग वर्ड्स वाला, ठीक है। आपको पिछले वर्ष 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई गई थी उसके प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। कोर्स वाला सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको जो मिल जाएगा ये वीडियो, ओके। तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं वो आराम से आप जो वो बिना इस टॉपिक को पढ़े टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रचनात्मकता को बढ़ावा कहाँ पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में किया जाएगा, ठीक है। 7 का बी हो जाएगा। व्याख्यान विधि का प्रमुख दोष क्या है? तो यह सरल है, या समय बचाती है, या छात्रों की भागीदारी को कम करती है। तो मुख्य दोष आपका यही है कि छात्रों की भागीदारी को कम करती है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव टीचर होता है, 8 का सी हो जाएगा। शिक्षण विधि का चयन मुख्यतः किस पर डिपेंड करता है? शिक्षण सामग्री, छात्रों की आवश्यकता और रुचि। स्टार्टिंग वाले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण विधि सिलेक्ट किया जाता है वो बच्चों की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर किया जाता है। आगे देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत को किसने विकसित किया है? तो जॉन डेवी, ठीक है, जॉन डेवी के द्वारा किया गया है। अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अधिक अच्छी है? ठीक है, अधिक संख्या वाली कक्षा, तो वो आपका व्याख्यान विधि, मैंने आपको बताया था, व्याख्यान विधि और कक्षा नोट्स, ठीक है, व्याख्यान विधि और कक्षा नोट्स आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आज के क्लास का आपका लास्ट सवाल है और इसका जवाब हमेशा की तरह आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। कोई भी आपका सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो
तो चलिए अब यहाँ पे आपको एक जानकारी दे देते हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, उनको टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, थ्योरी चाहिए, इसके अलावा आपका प्रैक्टिस सीट चाहिए, प्लस वो डेली टेस्ट देना चाहते हैं, तो वे लोगों के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप है आपका, जहाँ पे आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, कराई जाती है। कुछ यहाँ पे मिनिमम फीस रखा गया है, तो जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं वे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है, तो देखिए ये वाला आपका यूज़र नेम है टेलीग्राम का, आपको कांटेक्ट करना है टेलीग्राम में इस यूज़र नेम के ऊपर। ठीक है, आपको वहाँ पे सारी जानकारी दे दी जाएगी। सेम यहाँ पे दूसरा जो ग्रुप है वो आपका केवल और केवल टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए है। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अलग से बैच चाहिए, अलग से ग्रुप चाहिए। ठीक है, जिनको फुल कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रीजनिंग पहले से पता है, तो वे लोग रीजनिंग को फिर से नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते थे, उनको केवल टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए, तो इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड को भी सेपरेट कर दिया गया है। हालांकि फुल कोर्स में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड भी शामिल है। जो फुल कोर्स में आएंगे उनको ये वाला लेने का ज़रूरत नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड लेने का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ऑल टोटल। ठीक है, जो केवल टीचिंग एप्टीट्यूड को यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको पूरा थ्योरी नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, एमसीक्यू का प्रैक्टिस मिल जाएगा, डेली टेस्ट आपका होता है। ठीक है, और टेस्ट के बाद जो भी क्वेश्चन होता है उसका पीडीएफ भी दे दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, बाकी जो आपका क्लासेस है, ठीक है, वीडियो जो क्लासेस है वो आपको यूट्यूब में ही सबके लिए सेम रखा गया है, सबको यहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। बाकी जिनको नियमित टेस्ट देना है, नोट्स चाहिए, वे लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास में पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, जो भी चीज़ आपको बताई गई है वो सभी चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। प्लेलिस्ट बना दिया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो भी पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।